हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। यहाँ आपको नेट JRF हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, आज जो हम विषय ले रहे हैं वह है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान। आज हम गोदान उपन्यास के कहानी की चर्चा करेंगे। इसके पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको प्रेमचंद की जीवनी और दूसरे पार्ट में मैंने आपको उपन्यास का पात्र परिचय और इसकी कथा वस्तु, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की थी। तो आज जो हम विषय ले रहे हैं वह उपन्यास की जो कहानी है, इसकी जो कथा वस्तु है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम गोदान उपन्यास की कहानी की चर्चा करते हैं। गोदान प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया कृषक जीवन का महाकाव्य है। इसकी रचना सन 1936 ईस्वी में की गई थी। इसके मुख्य नायक होरी और धनिया हैं। गोदान दोहरे कथानक वाला उपन्यास है। इसमें ग्राम्य जीवन एवं नगरीय जीवन शैली का वर्णन हुआ है। तो इस उपन्यास के अंतर्गत हमें 2 समांतर कहानियां चलती हुई मिलती है, एक ग्रामीण परिवेश की और एक शहरी परिवेश की। मैंने उपन्यास को आसान बनाने के लिए उपन्यास को 2 भागों में बांट दिया है ताकि आप इसकी कहानी को अच्छे से समझ सके, एक ग्राम्य जीवन और दूसरा नगरीय जीवन। तो सबसे पहले हम ग्रामीण जीवन की कथा यानी होरी की कथा की चर्चा करते हैं। होरी लखनऊ के निकटवर्ती बेलारी गांव का किसान है। उसके पास केवल 5 बीघा जमीन थी, किंतु राय साहब अमरपाल सिंह की कृपा दृष्टि से गांव में उसका काफी सम्मान था। उसकी पत्नी धनिया कुछ तीखे स्वभाव की स्त्री थी, किंतु साथ ही वह बड़ी सहनशील और भावनामयी स्त्री थी। उनका एक पुत्र था गोबर, जो कि स्वभाव का विद्रोही युवक था। उसका कई बातों को लेकर अपने पिता से विरोध हो जाता था कि यह काम ऐसे नहीं होना चाहिए, यह काम ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि होरी जो था वो पुरानी प्रथाओं को मानता था और जो गोबर था वो नई प्रथा, नई हिसाब से चलना चाहता था, इसलिए उसका विद्रोह करता था। होरी की 2 पुत्रियां थी, सोना और रूपा। सोना 12 वर्ष की थी और रूपा जो थी वह 6 वर्ष की थी। एक दिन होरी राय साहब अमरपाल सिंह से मिलने जा रहा था, तो उसकी भेंट भोला ग्वाला से होती है। भोला उस गांव का ग्वाला होता है, तो रास्ते में उन दोनों की भेंट हो जाती है। गाय को देखकर होरी की गाय खरीदने की चिर इच्छा जाग उठती है। होरी जो है वो काफ़ी टाइम से गाय खरीदने की सोचता रहता था, परंतु पैसे की कमी की वजह से वह कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। इसलिए जब उसने भोला के पास गाय देखी तो उसकी ये इच्छा जाग उठी कि मेरे पास भी एक गाय हो। भोला ने उसे कर्ज पर गाय दे दी। भोला को उसने ये बात बताई तो भोला ने उसे गाय ले जाने की सलाह दी, परंतु होरी ने कहा कि उसके पास धन नहीं है। तो भोला ने उसे कहा कि उसके पास तो गायों को खिलाने के लिए भूसा नहीं है। तो 20 रुपए का भूसा उसने भोला को दिया और 60 रुपए के कर्ज पर होरी ने गाय खरीद ली। घर में गाय के आने से सब बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ण हो गई थी। जो होरी के घर के लोग थे सब बहुत खुश थे। होरी के भाई हीरा से उनकी खुशी देखी न गई और उसने जलन के मारे मौका देखकर गाय को जहर देकर मार दिया। क्योंकि गाय के आने से होरी के घर के सभी लोग बहुत खुश थे। और एक दिन क्या होता है कि हीरा और उसकी पत्नी
होरी की जो पत्नी होती है धनिया, उन दोनों की भी झगड़ा हो जाता है। तो इन सब के कारण वो जलन के मारे उसकी गाय को जहर देता है। फिर जब उसे डर लगता है कि अब तो मेरे ऊपर गौ हत्या का पाप आ जाएगा, तो वह डर के मारे भाग जाता है। गौ हत्या का दंड भी होरी को देना पड़ता है। गोबर भोला की विधवा बेटी झुनिया से प्रेम करता है। झुनिया जो होती है वह बाल विधवा होती है, परंतु गोबर जो होता है वह उससे प्रेम करने लग जाता है। झुनिया गर्भवती हो जाती है, तो गोबर जो होता है वह डर के कारण शहर भाग जाता है। तब झुनिया जो होती है वो होरी के घर के पास आती है, उनको वह सब बात बताती है। होरी धनिया को जब सब बात पता चलती है तो वह झुनिया को अपने घर में रख लेता है। झुनिया नीची जाति की होती है, तो इस कारण लोग होरी का हुक्का पानी बंद कर देते हैं। फिर धनिया का पंडित दाता दीन के साथ इस बात पर विवाद हो जाता है, लेकिन कुछ सुलह होने के बाद जो है इस पर बात खत्म हो जाती है, और जो दाता दीन होता है वह होरी के ऊपर 100 रुपये का डांड और 300 मन अनाज का दंड लगाता है इस बात के लिए। होरी किसी तरह से यह दंड चुकाता है। भोला भी होरी से गुस्सा था, क्योंकि उसने झुनिया को अपने घर में रखा था, तो वह भी अपने पैसे लेने, जो उसने गाय के बदले जो कर्ज ले रखा था वो पैसे लेने आ जाता है कि बाकी के उसे पैसे चाहिए, और होरी के दोनों बैलों को खोल के ले जाते हैं। परंतु होरी के पास तो पैसे नहीं रहते, तो वह बैलों को ही खोल के ले जाता है। बैलों के बिना होरी खेतों की जुताई नहीं कर पाता, और उसे मजबूरन दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। धनिया, सोना, रूपा भी दूसरों के खेतों में काम करने लग जाती है, परंतु जो उन्हें पैसा मिलता है वह साहूकार महाजन ले जाते हैं। वह इतना कर्जे में डूबा होता है कि वो पैसे उनसे साहूकार महाजन ही ले जाते हैं। इधर गोबर लखनऊ में काम करने लगता है। पहले वह मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ माली की नौकरी करता है, फिर कुछ समय बाद वह अपनी दुकान खोल लेता है, एक खोखा खोल लेता है। फिर उसके बाद वह गांव में अपने परिवार से सबसे मिलने आता है। सब उसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। वह भोला से भी मिलने जाता है और उसको बातों में फुसलाकर अपनी बैल वापस ले आता है। गोबर की ठाठ बाट देख के मुखिया सब उससे चिढ़ जाते हैं। गोबर भी कहता है कि होरी जो है वो किसी के खेत में काम नहीं करेगा। तो दाता दीन जो होता है वह अपने पैसे मांगता है, तो गोबर उसे सरकारी ब्याज के हिसाब से चुकाने की बात कहता है। तो यह बात होरी को अधर्म लगती है कि नहीं, जो मतलब पहले से प्रथा चली आ रही है हमें तो वही मानना है, सरकारी ब्याज का नहीं मानना है। इस बात से होरी और गोबर में मनमुटाव हो जाता है, तो वह झुनिया और अपने बेटे को लेके लखनऊ चला जाता है। वह गांव से चला जाता है। गांव में दाता दीन के पुत्र माता दीन ने चमारिन सीलिया को अपने घर में रखेल बना के रखा होता है। सीलिया के घर वाले अपने बिरादरी के लोगों के साथ आते हैं और माता दीन का जनेऊ तोड़ देते हैं, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा डाल देते हैं ताकि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए, और वह सीलिया को ले जाना चाहते हैं, परंतु जो सीलिया होती है वह माता दीन से प्रेम करती है और इस कारण वह नहीं जाती। और पूरे गांव में जो है माता दीन के भ्रष्ट होने की बात पूरे गांव में फैल जाती है कि उसका धर्म भ्रष्ट हो गया है। माता दीन इस बात से गुस्सा होकर सीलिया को अपने घर से निकाल देता है, तो वह होरी की शरण में चली जाती है। सोना का विवाह गौरी महतो के बेटे मथुरा से हो जाता है। भोला भी दूसरा विवाह कर लेता है, परंतु इससे उनके घर में कलह हो जाती है और उसके बेटे उसे घर से निकाल देते हैं। भोला अपनी पत्नी नोहरी को लेके नोखेराम के यहाँ शरण में जाता है और नोखेराम उसकी पत्नी पर अपना अधिकार कर लेता है,
परंतु भोला जो है मजबूरीवश कुछ भी नहीं कर पाता। इस बात से इधर गोबर जब लखनऊ पहुंचता है तो उसकी दुकान पर कोई दूसरा दुकान अपनी खोल लेता है। विवश होकर उसे खन्ना की चीनी मिल में काम करना पड़ता है। वह इस बात से दुखी हो जाता है और शराब पीने लगता है। और इधर फिर इस बात पे गोबर झुनिया में भी मनमुटाव होने लगता है और उनके बच्चे की जो होती है वह उचित देखभाल नहीं हो पाती है, क्योंकि आर्थिक तंगी भी आ जाती है। तो इस कारण जो है उसका बच्चा मर जाता है। मिल में मजदूर लोग जो होते हैं वह हड़ताल कर देते हैं, तो दंगा हो जाता है। दंगे में गोबर जो होता है वह घायल हो जाता है। तो फिर जो झुनिया उसकी पत्नी होती है वह उसकी देखभाल करती है। झुनिया को कुछ समय बाद दूसरा बेटा होता है, तब उसकी पड़ोसन चूहिया होती है वह उसकी देखभाल करती है। गोबर फिर काम की तलाश में जाता है तो उसे मिस मालती मिलती है। वह गोबर को अपने यहाँ माली के काम पर रख लेती है। सीलिया गांव में एक बच्चे को जन्म देती है। तो माता दीन जो होता है वह कभी कभी उसे चोरी छुपे मिलने आ जाता था। एक दिन उसके बच्चे को निमोनिया होता है और इस बीमारी के कारण जो सीलिया का बच्चा होता है वह मर जाता है। तब माता दीन जो होता है वह उस बच्चे को स्वयं नदी में बहा कर आता है और वह सीलिया को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि पहले तो वह डरता रहता है कि नहीं मैं स्वीकार नहीं करूँगा, डर जाता है इस बात से, लेकिन बाद में वह इस बात को नहीं मानता, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। फिर समय गुजरता है। होरी किसी तरह से अपना जीवन काट रहा होता है कि किसी तरीके से उसकी ज़मीन बच जाए, जो जहाँ वह रहता था उसका ज़मीन बच जाए। परंतु बात ये रहती है कि वह 3 साल से लगान भी नहीं दे सका था। तो उस पर जो गांव का महाजन होता है वह उस पर बेदखली का दावा कर देता है और उसे किसी से भी उधार मिलने की भी उम्मीद नहीं रहती है। तब दाता दीन उसे रूपा का विवाह बूढ़े राम सेवक से कराने की सलाह देता है, ताकि वह उससे विवाह करा देगा तो बदले में जो बूढ़ा राम सेवक होगा वह उसे कुछ रुपए दे देगा। तो इस बात से जो होरी होता है वह मजबूर होता है कि अपना घर कैसे बचाए, और इस बात के लिए वह धन अभाव में लड़की बेचने पर भी वह विवश हो जाता है। उसका आदर्शवाद तिनके के समान उड़ जाता है और वह तैयार हो जाता है इस बात के लिए। फिर रूपा का विवाह राम सेवक से हो गया। बदले में 100 रुपये दाता दीन ने दिए, जिससे होरी ने अपना घर बेदखली से बचा लिया। परंतु जो रूपा होती है वह अपने ससुराल में खुश होती है, क्योंकि जो राम सेवक होता है वह उसके प्यार करता है, उसकी हर बात मानता है। जो भी रूपा कहती रहती है वह उस बात को मान लेता है, उसकी खुशी के लिए सब काम करने को तैयार होता है। गोबर भी जो होता है अपनी बहन रूपा की शादी में आया होता है, और उसके बाद जब वह वापस जाने लगता है तो झुनिया और उसके बेटे को लखनऊ जाने नहीं दिया जाता। होरी गोबर के लड़के को देखकर बहुत खुश होता है, अपने पोते के साथ खेलता है, उसके साथ बहुत खुश होता है। अब होरी चाहता है कि वह राम सेवक के पैसे लौटा दे, क्योंकि उसके ऊपर ये बोझ होता है कि उसने अपनी लड़की बेची है, तो इसका वह कर्ज उतार दे अपने ऊपर। और इसके लिए वह जो होता है वह खूब परिश्रम करने लग जाता है। होरी एक दिन खेत में काम करते समय अचेत हो जाता है और उसके चेहरे पर मृत्यु की झलक दिखाई देने लगती है। तो लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और धनिया को सब देख के कहते हैं कि अब जो है वो गोदान का समय आ गया है, यानी होरी का समय निकट आ गया है, तो अब तुम्हें गोदान कर देना चाहिए। धनिया घर में जाती है और 20 आने पैसे लेकर आती है, जो पैसे उसने चरखा काट कर इकट्ठे किए होते हैं, और दाता दीन के हाथ में रख देती है कि घर में ना गाय है ना बछिया है, केवल यही 20 आने हैं। तो यह शब्द जो है वो
एक गरीब कृषक जीवन की जो मजबूरी, एक आर्थिक व्यथा को उजागर करता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता कि वह क्या दे। यह बोलकर जो है वह भी गिर जाती है और इधर होरी के प्राण भी निकल जाते हैं। तो यह दोस्तों कितना एक बहुत ही विडंबना भरी कहानी है कि उसके साथ क्या क्या परिस्थितियों ने दिखाया कि होरी जो है संपूर्ण जीवन उससे अपना कैसे कष्टमयी गुजारा। तो आइए अब हम नगर कथा, जो हमारी शहरी कथा है इस उपन्यास में, उसकी तरफ चर्चा करते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह अवध के जमींदार हैं और लखनऊ में रहते हैं। वैसे राय साहब बेलारी गांव में भी रहते हैं और होरी उन्हीं के गांव का किसान है। तो जो होरी की कहानी है वह उसमें जो वो जमींदार होते हैं वह लखनऊ में भी रहते हैं और होरी के गांव बेलारी में भी रहते हैं, उन्हीं के गांव के जमींदार हैं। वे मन के अत्यंत उदार, सहिष्णु और कोमल हैं। जमींदारी उनकी जीविका है, इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से कठोर और शोषक भी है। राय साहब के मित्र हैं डॉक्टर मेहता, दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता डॉक्टर मालती, मिस्टर खन्ना जो मिल के मालिक हैं, ओंकार नाथ बिजली के संपादक हैं, खुर्शीद व्यापारी है। राय साहब प्रत्येक वर्ष रामलीला करवाते हैं और जो ये उनके मित्र हैं वह सब रामलीला देखने ही आते हैं। इस वर्ष भी ये सब आए हैं और इन सब में जमींदारी प्रथा को लेके बहस चलती है। मिस्टर खन्ना गोविंदी जो उनकी पत्नी होती है से संतुष्ट नहीं हैं और वह मिस मालती के प्रति आकृष्ट होते हैं, जबकि मालती जो होती है वह डॉक्टर मेहता के प्रति आकृष्ट होती है, वह मेहता को पसंद करती है। गोविंदी और मिस्टर खन्ना के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन। एक बार बेटे के इलाज के लिए दोनों के बीच मतांतर होता है, तब मेहता उन्हें आके समझाते हैं। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली युवती है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देते हैं, जिसमें वह महिलाओं को समान अधिकार के बजाय त्याग, दया, क्षमा आदि का सुझाव देते हैं। मालती मेहता से सहमत होती है। मालती मेहता को अपने घर पर खाने पर बुलाती है। उस दौरान मेहता बताते हैं कि मिस्टर खन्ना और गोविंदी में उसके कारण ही मनमुटाव है, क्योंकि जो मिस्टर खन्ना होते हैं वह मालती के प्रति आकृष्ट होते हैं। राय साहब की अनेक समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याओं में भी घिरे हुए हैं। उनको कन्यादान करना है, चुनाव लड़ना है, पैसे की कमी है, तो वह खन्ना से पैसे लेते हैं। मिल में आग लग जाती है, नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पाते तो पुराने मजदूर बुला लिए जाते हैं। समय गुजरता है, फिर धीरे धीरे खन्ना और गोविंदी का मनमुटाव ठीक हो जाता है, क्योंकि मालती उन्हें आकर समझा जाती है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लग जाती है। मेहता मालती होरी के गांव जाते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। राय साहब की बेटी का विवाह भी हो जाता है, वह चुनाव जीत जाते हैं। राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप का विवाह मालती की बहन सरोज से होता है। मालती गोबर को अपने घर पर माली के काम के लिए रखती है और उसके बेटे का इलाज भी करवाती है। मालती मेहता से विवाह को अस्वीकार करती है और उसका मित्र बनकर रहना पसंद करती है। वह विवाह में विश्वास नहीं रखती और उसको लगता है कि मित्र बनकर रहेंगे तो हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी। तो ये हमारे उपन्यास की कथा थी, जिसमें हमने ग्रामीण परिवेश एवं शहरी परिवेश का चित्रण किया था। सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया गोदान तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक
एवं आर्थिक परिस्थितियों को एवं उस समय के गरीबों पर हो रहे शोषण को उजागर करने वाला अंतिम पूर्ण उपन्यास है। तो यह जो है प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसमें हमें होरी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों जैसे धनिया, रूपा, सोना, गोबर और झुनिया कहानी सुनाने वाला ये उपन्यास जातिवाद, पूंजीवाद जैसी अनेक समस्याओं को उजागर करता है। तो यह उस समय की जो अनेक समस्याएं चल रही थी हमारे समाज में, उसका वर्णन करता है।